वेलकम अगेन। आपका फिर से स्वागत है। हम क्लास 9th एनसीईआरटी का सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि हमारे आसपास जो चीज़ें पाई जाती हैं वो शुद्ध हैं और वैज्ञानिक रूप से शुद्ध चीज़ों के मायने क्या होते हैं, मिश्रण क्या होता है और मिश्रण के प्रकार क्या होते हैं। और उसके बाद हमने बिलियन के बारे में जाना था और बिलियन का गुण जाना था। ये टॉपिक हम कल कवर कर चुके हैं। इसका वीडियो चैनल पे पड़ा है, अगर आप उसे चाहें तो इसको देख के ये टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। आज हम अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे। बिलियन की सांद्रता क्या होती है, यानी कि कोई भी जो बिलियन होता है उसकी सांद्रता क्या होती है। हमको पता है कि बिलियन में दो भाग होते हैं, विलेय और विलायक। विलेय वो होता है जो किसी बिलियन में घुल जाए और विलायक वो होता है जो खुद में किसी को घुला ले। जैसे पानी और चीनी का अगर हम बिलियन बनाते हैं तो पानी जो होता है वो विलायक है और चीनी जो है विलेय है, क्योंकि चीनी गायब होती है, पानी गायब नहीं होता है। और बिलियन का गुण हमने भी पढ़ लिया था कि बिलियन समांगी होता है और इसके कण बहुत छोटे होते हैं, जो हमारे आंखों से नहीं दिख सकते हैं। इनको छानने पर भी ये नहीं पकड़ में आते हैं और इनके बीच में जो प्रकाश का मार्ग है वो भी प्रकाश के किरणों को भी ये फैलाते नहीं हैं। अब हम पढ़ेंगे बिलियन की सांद्रता कैसे निकालते हैं। तो याद रखिएगा, बिलियन दो प्रकार के होते हैं। अपनी सांद्रता के हिसाब से बिलियन को दो भागों में बांटा जाता है। देखिए, बिलियन में दो ही चीज़ें, एक विलेय है और दूसरा विलायक है, और दोनों की जो मात्रा है वो अलग अलग होती है। बिलियन में विलेय की मात्रा अलग अलग होती है और विलायक की मात्रा, विलेय और विलायक दोनों की मात्रा अलग अलग होती है। इसी मात्रा के हिसाब से हम बिलियन को दो भागों में बांटते हैं। एक भाग को कहते हैं तनु बिलियन और एक को बोलते हैं सांद्र बिलियन। तनु बिलियन का मतलब होता है सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, और सांद्र का होता है संतृप्त। संतृप्त का मतलब संतुष्ट। एक ऐसा बिलियन जो सांद्र है यानी कि संतुष्ट है, और तनु का मतलब एक ऐसा बिलियन जो पतला है, जो भी संतुष्ट नहीं है। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, चीनी और पानी का घोल अगर हम लें, एक गिलास पानी में अगर हम चीनी डालते हैं, एक चम्मच चीनी डालते हैं तो घुल जाता है, और फिर उसमें हम चीनी बार बार डालते हैं तो घोलता जाता है। एक ऐसी स्थिति आएगी कि उसमें अगर हम चीनी डालेंगे तो पानी में घुलेगा नहीं। जब ऐसी स्थिति आ जाए तो उस बिलियन को हम लोग कहते हैं सांद्र बिलियन, यानी कि एक ऐसा बिलियन जिसमें विलेय न घुले। विलेय के घुलने की भी एक सीमा होती है। एक गिलास पानी में अगर हम चीनी घोलना शुरू करें तो चीनी के घुलने का भी एक सीमा है। ऐसा नहीं है कि एक गिलास पानी में चीनी अगर घुल जाता है तो एक बोरा भी हम डाल देंगे तो घोल लेगा, ऐसा नहीं है। उस बिलियन में हमको पता है कि द्रव में स्पेस होते हैं जिसमें ये चीनी जाकर घुल के बैठता है, तो उसका भी एक लिमिट है कि इतनी ही स्पेस है, उसके बाद वो अपने अंदर किसी को घोलेगा नहीं। तो जब ऐसी स्थिति आ जाए, यानी कि एक ऐसा बिलियन जिसमें अब कोई विलेय घुल नहीं सकता है, उस बिलियन को हम लोग सांद्र बिलियन कहते हैं, संतृप्त बिलियन कहते हैं। देखिए, संतृप्त बिलियन वही होता है जो अब जिसमें अब कोई विलायक न घुले। अच्छा, लेकिन अगर हम ताप बढ़ाएं तो फिर घुलना शुरू हो जाएगा। देखिए, एक बात याद रखिएगा, संतृप्त बिलियन जो होता है वो एक निश्चित ताप पे होता है। अगर हम ताप बढ़ा दें तो उसके घुलने की क्षमता बढ़ जाती है, फिर वो एक निश्चित ताप पर घुलने की क्षमता निश्चित हो जाती है। फिर ताप बढ़ाएं तो फिर उसकी भी एक निश्चित मात्रा है, यानी कि एक निश्चित ताप पर विलेय अगर घुलना बंद कर दे तो अब हम उस बिलियन को कहते हैं कि वो बिलियन कैसा बिलियन है, संतृप्त बिलियन है। ठीक है। और संतृप्त बिलियन और असंतृप्त बिलियन ये है कि अगर एक बिलियन में विलेय की मात्रा कम है, संतृप्तता से कम है, यानी कि उसमें और डाले तो वो घोल सकता है अपने अंदर। संतृप्त माने संतुष्ट, वो बिलियन संतुष्ट नहीं है, अगर उसको और चीनी देंगे तो उसको घोल लेगा। अगर ऐसा बिलियन है तो उसे हम असंतृप्त बिलियन कहते हैं। ठीक है। अगर वो संतृप्तता से कम है, संतृप्तता से कम कहने का मतलब क्या है, असंतुष्ट है, तो ऐसे बिलियन को असंतृप्त कहते हैं। यानी कि बिलियन असंतृप्त है, ये अभी और चीनी की मात्रा को क्या कर सकता है, घोल सकता है। और संतृप्त बिलियन किसे कहते हैं कि एक निश्चित तापमान पर अब उसमें विलेय अब मिलाए तो वो घुला ना पाए, अपने अंदर घुलनशीलता उसकी ख़त्म हो जाए, तो वैसे बिलियन को हम लोग क्या कहते हैं, संतृप्त बिलियन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, अगर हम
पानी का ताप बढ़ा के उसमें चीनी घोलते जाएंगे तो उसकी ताकत तो बढ़ जाएगी, लेकिन जैसे ही वो ठंडा होगा तो जिसकी मात्रा अधिक होगी वो निकल। जैसे चीनी देखिए, जब हम खुरमा मिठाइयाँ होती हैं उसको बनाते हैं, उस पर जो चीनी का पाग उस पर हम गिराते हैं तो देखते हैं जैसे ही ठंडा होता है तो उसमें से चीनी तो पहले गर्मी की वजह से वाष्प बन के निकल जाता है और फिर चीनी के दाने दिखने लगते हैं। तो वो अलग चीज़ है, ठंडा होने पर वो हमको दिख जाएगा, उसकी क्षमता घट जाएगी, और गर्म होने पर उसकी क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इसीलिए एक नाम दिया गया कि निश्चित तापमान। ऐसा नहीं है कि जल का जो है संतृप्त विलयन जो होता है अलग अलग ताप पर एक ही होगा, नहीं, ताप बढ़ाएंगे तो उसमें विलय की मात्रा और भी बढ़ सकती है। और निश्चित ताप पर जब विलय किसी विलयन में या किसी विलायक में घुलना बंद कर दे तो उसे ही हम संतृप्त विलयन कहते हैं। इस पर कुछ सवाल दिए गए हैं कि विलयन की सांद्रता कैसे निकलती है। बहुत ही आसान है, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है। क्वेश्चन में आपको विलय की मात्रा दिया होगा और विलय की मात्रा दिया होगा और विलायक का मात्रा दिया होगा, तो आपको विलयन निकालना है। तो विलय प्लस विलायक बराबर होता है विलयन। तो आप विलय की मात्रा ऊपर रखेंगे और विलयन की मात्रा, याद रखिएगा विलयन विलायक नहीं है, विलयन का मतलब है विलय प्लस विलायक बराबर विलयन। ठीक है, तो ये चीज़ है। या इसके विलयन की सांद्रता निकालने का एक और तरीका है, विलय की मात्रा बटा विलायक की मात्रा, इसके हिसाब से भी हम विलयन की सांद्रता निकाल सकते हैं। या यहाँ पे एक और फार्मूला दिया है कि द्रव्यमान अगर निकालना है या विलयन में द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो हमें विलय पदार्थ का द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान गुणे 100 कर देंगे तो हमें उसकी मात्रा निकल जाएगी। या एक और फार्मूला दिया, अगर आयतन प्रतिशत निकालना है तो फिर वही विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन, इसमें 100 से गुणा कर देंगे तो हमें इसका भी आंसर मिल जाएगा। देखिए जैसे क्वेश्चन दिया है, एक विलयन है, एक विलयन में 320 ग्राम विलायक है और 40 ग्राम नमक है जो उसमें घुल रहा है, यानी कि विलय क्या है, नमक है, और विलायक क्या है, जल है। ठीक, तो विलयन की सांद्रता पूछा है तो हम जानते हैं कि विलय बटा विलायक, विलय बटा विलयन यही होता है ना, गुणे 100। तो देखिए विलय का मात्रा दिया है 40, विलायक का मात्रा दिया था 320, तो हमको विलयन निकालना है तो विलयन का द्रव्यमान निकालना है। तो हमें पता है कि विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, दोनों को जोड़ देंगे तो 320 और 40 360 आ जाएगा। अब फार्मूले पे रख देंगे, ऊपर विलय की मात्रा 40 है और नीचे विलयन का द्रव्यमान 360 है और गुणे 100। याद रखिएगा विलयन निकालना पड़ता है और विलयन बराबर होता है विलय प्लस विलायक। तो इसका परसेंटेज आ गया कितना, 11.1%। चलिए अब हम लोग ये पढ़ चुके हैं विलयन की सांद्रता क्या होती है, विलयन पढ़ लिए, विलयन के प्रकार पढ़ लिए और विलयन की सांद्रता पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, निलंबन क्या है। ठीक है, तो निलंबन क्या है, ये विसमांगी घोल है जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है, निलंबन कहलाता है। ठीक है, निलंबन एक विसमांगी मिश्रण है जिसमें विलय का पदार्थ घुलता नहीं है, वैसे ही दिखता है बल्कि उसमें समा जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि निलंबन एक ऐसा विसमांगी मिश्रण है जिसमें विलय के पदार्थ का कण घुलता नहीं है बल्कि माध्यम में समष्टि में निलंबित रहता है। और ये निलंबित के कण ऐसे होते हैं कि इन्हें हम आँखों से देख सकते हैं, जैसे पानी और मिट्टी का घोल, पानी और चाक का घोल, अगर इसको हम घोलते हैं तो उसमें जो निलंबन के कण हैं हमें आँखों से दिखाई देते हैं। तो निलंबन का गुण क्या होता है, यह बहुत ही आसान है, इसमें एकदम साफ दिखाई देता है और हमारी आंखों से भी दिख सकता है। जैसे चीनी का पानी और चाक का घोल या पानी और मिट्टी का घोल, एकदम आँख से उसके कण दिखते हैं उसके अंदर। इसकी खासियत क्या होती है, ये विसमांगी मिश्रण होता है। देखिए विलयन समांगी मिश्रण है, याद रखिएगा, लेकिन निलंबन क्या है, विसमांगी मिश्रण है। विलयन के कणों को आप नहीं देख सकते हैं लेकिन निलंबन के कणों को एकदम आप देख सकते हैं, एकदम साफ साफ दिखाई देते हैं। विलयन के कण प्रकाश की किरणों को फैलाते नहीं हैं लेकिन निलंबन के कण प्रकाश की किरणों को क्या करते हैं, फैला देते हैं, जिसकी वजह से उनका मार्ग उसमें दिख जाता है। और अगर इसको बहुत देर तक शांत छोड़ दें तो निलंबन के कण जो होते हैं धीरे धीरे नीचे बैठते हैं और इन्हें हम छानन विधि से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, यानी कि मिश्रण को अलग किया जा सकता है। तो ये प्रक्रिया है, जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त होता है। अब याद रखिएगा निलंबन कब होगा, जब सभी कण बिखरे रहेंगे और जैसे ही सभी कण नीचे बैठ जाएंगे तो निलंबन का काम बंद हो जाएगा। तो ये निलंबन है, आपको समझ में आया होगा। विलयन और निलंबन में यही अंतर है। अब आइए कोलाइडी विलयन, देखिए ये बीच का विलयन है। निलंबन में कण दिख जाते हैं, विलयन में कण नहीं दिखते हैं, लेकिन कोलाइडी विलयन में कण आँखों से नहीं दिखते हैं लेकिन अगर उसमें प्रकाश की किरणें गुजरे तो कण दिख जाते हैं।
कोलाइडी विलयन क्या होता है, देखिए ये भी एक प्रकार का मिश्रण है, ठीक है। और कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा इनका आकार छोटा होता है, इनके कणों का आकार क्या होता है, छोटा होता है। और इसी कारण ये आँखों से दिखने में क्या होते हैं, समांगी होते हैं, लेकिन वास्तव में क्या होते हैं, ये विसमांगी। दूध में आप आंखें फाड़ फाड़ के देखें, कैसा भी देखें, कुछ दिखने वाला नहीं है। लेकिन अगर उसी दूध के अंदर हम लाइट, एक वाइट ग्लास में, पारदर्शी ग्लास में अगर दूध को डाल दें, उसमें से लाइट को गुजारें, तो हम देखेंगे कि वो प्रकाश की किरणों को स्कैटर करेगा, फैलाएगा। इसका मतलब कोलाइडी विलयन के कण आँखों से देखने में धोखा देते हैं कि समांगी हैं, लेकिन होते क्या हैं, विसमांगी हैं, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को स्कैटर करते हैं, फैलाते हैं। देखिए एक्सपेरिमेंट भी दिया हुआ है यहाँ पे। कोलाइड के कण बहुत छोटे होते हैं, आंखों से तो दिखेंगे है नहीं, लेकिन ये प्रकाश की किरणों को क्या करते हैं, फैलाते हैं। और यही एक गुण दिखाते हैं, प्रकाश के किरण का फैलाना टिंडल प्रभाव कहलाता है। याद रखिएगा, कोलाइडी विलयन के द्वारा प्रकाश के किरणों को फैलाना टिंडल प्रभाव कहलाता है, और यह टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, ठीक है। जब हम एक बंद कमरे में बैठे होते हैं और उसमें कहीं से प्रकाश की एक पतली सी किरण गुजर रही होती है, तो हमें धूल के कण हवा में दिखाई देते हैं, और वहीं प्रकाश की किरण न हो तो हम आँख से कितना हूँ रूम के अंदर एकदम आँखें फाड़ फाड़ के देखें, चश्मा लगा के देखें, कुछ दिखने वाला नहीं है। लेकिन उसी रूम में एक छोटा सा छिद्र से अगर लाइट गुजर रही है तो उसमें आपको दिख जाएगा, छोटे छोटे कण दिख जाएंगे। तो ये कोलाइडी विलयन का उदाहरण है, क्योंकि देखिए कमरे के मौजूद धूल और कार्बन के कणों को द्वारा प्रकाश के फैलने का कारण होता है, जिसकी वजह से हमें दिखता है। इसकी घटना हमको और जगह दिख जाती है, बंद रूम में भी देख सकते हैं, या जंगल जो घने जंगल होते हैं वहाँ भी देख सकते हैं। वहाँ की सूर्य की किरणें गुजरती हैं तो कैसा एकदम सुंदर नज़ारा बनता है। देखिए यहाँ पर एक दिया भी है, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये बहुत सारे फिल्मों में भी देखने को मिलता है, हॉलीवुड की फिल्मों में भी देखने को मिलता है ये नज़ारा। चलिए इसके बाद हम समझते हैं कोलाइडी विलयन। देखिए कोलाइडी विलयन के गुणधर्म जान लेते हैं। कोलाइडी विलयन के गुणधर्म क्या क्या होते हैं। तो कोलाइडी विलयन के गुणधर्म जानने से पहले इनको समझिए। देखिए इसको आपको याद रखना पड़ेगा, पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसको समझेंगे। कोलाइडी विलयन के गुणधर्म क्या होते हैं। दिखता तो होता तो समांगी मिश्रण होता है, आँखों से दिखता है कि ये समांगी है, लेकिन होता कौन सा मिश्रण है, विसमांगी होता है। कोलाइडी के कण बहुत छोटे होते हैं, आँखों से देखे नहीं जा सकते हैं, लेकिन ये प्रकाश की किरणों को फैलाते हैं और उनके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। इसीलिए कोलाइडी जो है एक विसमांगी मिश्रण है। जब इसे शांत छोड़ दे तो एक कण के तल में बैठते हैं। देखिए एनसीईआरटी में यहाँ गलत छप गया है, यहाँ कण के तल में बैठते नहीं हैं, अर्थात ये क्या होते हैं, अस्थाई होते हैं। इन्हें छानन विधि के द्वारा हम अलग नहीं कर सकते हैं। इन्हें अलग करने के लिए हमें विशेष विधियों का उपयोग करना पड़ता है। जैसे दूध में अगर हमको अलग करना है तो कौन सा विधि अपनाते हैं, अपकेंद्रीकरण। ऐसे आँखों से कुछ नहीं दिखता है, लेकिन अगर अपकेंद्रीकरण तकनीक को इस्तेमाल करें तो मक्खन अलग और दूध अलग हो जाता है, क्योंकि उसमें वो छुपा रहता है। देखिए कोलाइडी विलयन में विलेय और विलायक तो नहीं होते हैं, लेकिन कोलाइडी विलयन में दो चीज़ें होती हैं। एक होता है प्रक्षिप्त प्रावस्था, याद रखिएगा, एक होता है प्रक्षिप्त प्रावस्था, यानी कि जो छुपता है उसे प्रक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं, और एक परिक्षेपण माध्यम, यानी कि जिसमें जो चीज़ छुपती है उसे ही हम परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। उसमें विलेय था, जो छुपता था उसे विलेय कहते थे, लेकिन यहाँ पे उसका नाम है प्रक्षिप्त प्रावस्था, और जो छुपाता था विलयन में उसे विलायक कहते थे, लेकिन यहाँ पर उसका नाम है परिक्षेपण माध्यम। याद रखिएगा, विलयन में विलेय और विलायक होते थे, लेकिन कोलाइडी विलयन में विलेय को प्रक्षिप्त प्रावस्था और विलायक को परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। विलेय पदार्थ यही दिया है कि विलेय पदार्थ की तरह का घटक या प्रक्षिप्त कण जो कोलाइडी रूप में रहता है उसे प्रक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं, तथा वह घटक जिसमें वो छुपता है या निलंबित रहता है उसे प्रक्षेपण माध्यम कहते हैं। और कोलाइडी को परिक्षेपण माध्यम, कोलाइडी विलयन के परिक्षेपण माध्यम तीनों होते हैं, यानी कि ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी। परिक्षेपण माध्यम तीनों है, ठोस भी है, द्रव भी है और गैस भी है, याद रखिएगा। तो इसके कुछ उदाहरण यहाँ पर ऊपर दिए हुए हैं, देखिए ध्यान से देखिए। यह प्रक्षिप्त प्रावस्था यानी कि जो छुपता है, और परिक्षेपण माध्यम यानी कि जिसमें छुपता है। तो अगर गैस में द्रव छुपे, याद रखिएगा, गैस के अंदर क्या छुप रही है, द्रव, तो इसको हम कहेंगे एरोसोल। इसका उदाहरण है कोहरा, बादल और कुहासा। कोहरा, बादल और कुहासा जो होती है वो गैस में पानी छुपा होता है, पानी में गैस नहीं छुपा होता है। हमारे वायुमंडल की गैस में क्या छुप जाता है, पानी के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स। इसको हम कहते हैं एरोसोल। क्या कहते हैं, एरोसोल। नाम याद रखिएगा,
अगर गैस के अंदर द्रव छुप जाए तो उसे हम कहेंगे एरोसोल। और देखिए उल्टा है, अगर द्रव के अंदर गैस छुप जाए तो उसका नाम बदल जाएगा, याद रखिएगा। तो पहले यहाँ आते हैं 2, 4, 6 और 8, 8 घटनाएं होती हैं। अगर गैस के अंदर द्रव छुप जाए तो इसे बोलते हैं एरोसोल। इसका उदाहरण है कोहरा, बादल और कुहासा। बादल भी द्रव है, कोहरा भी द्रव है और कुहासा, और ये तीनों किसमें छुपे होते हैं? हवा में। अगला, गैस के अंदर ठोस छुप जाए, ऐसा भी होता है? हाँ होता है। गैस के अंदर ठोस कैसे छुपता है? तो गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं होता है वो कार्बन का कण है, वो छोटा छोटा सॉलिड है, और वो किस में छुप जाता है? गैस में छुप जाता है, हमारे वायुमंडल की गैस में छुप जाता है। तो इसको भी हम कहते हैं एरोसोल। क्या कहते हैं? एरोसोल। गाड़ियों से, जो गाड़ियों के अंदर धुआं निकलता है और जो चिमनियों में धुआं निकलता है वो, उसको हम क्या नाम देंगे? एरोसोल। आगे देखिए, फोम किसे कहेंगे? अगर द्रव के अंदर गैस छुप जाए, याद रखिएगा, अगर द्रव के अंदर गैस छुप जाए, बार बार रिपीट इसीलिए कर रहे हैं कि इसको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बार बार पूछता है। अगर किसी द्रव के अंदर गैस छुप जाए, याद रखिए, सेविंग क्रीम, मसाज क्रीम, जिसको हम मलते हैं तो खूब झाग निकलता है, यानी झाग मतलब क्या निकल रहा है? गैस। तो द्रव के अंदर गैस छुप जाए, इसे हम क्या कहते हैं? फोम। और इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है सेविंग क्रीम। अगर द्रव के अंदर द्रव छुप जाए तो इसको कहते हैं इमल्सन। इसका उदाहरण है दूध। दूध में क्या होता है? घी होता है, घी छुपा होता है, तो घी भी द्रव, दूध भी द्रव, मक्खन भी द्रव, दूध भी द्रव। तो द्रव के अंदर द्रव छुप जाए तो इसे ही कहते हैं हम लोग क्या? इमल्सन। आगे, द्रव के अंदर कोई ठोस छुप जाए तो इसको कहते हैं हम लोग सोल। क्या कहते हैं? सोल। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है कीचड़। कीचड़ में, पानी में क्या छुप जाता है? ठोस, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में मिट्टी, ठीक है, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी इसका उदाहरण है। आगे, ठोस के अंदर गैस छुप जाए, ऐसा भी होता है कि ठोस के अंदर स्पंज में देखिए, और प्यूमिस, फोम के जो सामान आते हैं वो ठोस होते हैं, लेकिन उसमें छुपा कौन रहता है? गैस। तो इसका उदाहरण है। आगे, जेल किसे कहेंगे? अगर ठोस के अंदर द्रव छुप जाए तो इसे जेल कहेंगे, जैसे जेली, पनीर, मक्खन, ये उसके उदाहरण है। और ठोस के अंदर ठोस छुप जाए तो इसे हम ठोस सोल कहते हैं। इसमें जो रंगीन कांच, जो रत्न वाले कांच होते हैं जिनकी अंगूठियाँ बनती हैं, वो इसके उदाहरण है। तो ये सारे उदाहरण आपको याद रखना होगा। एरोसोल का मतलब क्या होता है? गैस के अंदर अगर द्रव छुप जाए। एरोसोल का मतलब क्या होता है? अगर गैस के अंदर ठोस या द्रव कोई भी छुपता है तो इन दोनों कंडीशन में क्या बनता है? एरोसोल। गैस के अंदर द्रव छुप जाए तब वो एरोसोल, और गैस के अंदर ठोस छुप जाए तब वो एरोसोल। और द्रव के अंदर गैस छुप जाए तो फोम, द्रव के अंदर द्रव छुप जाए तो इमल्सन, और द्रव के अंदर ठोस छुप जाए तो सोल। उसके बाद ठोस के अंदर गैस छुपे तो फोम, ठोस के अंदर द्रव छुपे तो जेल, और ठोस के अंदर ठोस छुपे तो ठोस सोल। याद रखिएगा। तो ये है इसका थर्ड पार्ट, हम लोग इसको कल पढ़ेंगे। इसको अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिएगा। इसमें एक पार्ट और बचा हुआ है, इसको हम कल ख़त्म कर देंगे। कल लगभग इस लेसन की समाप्ति हो जाएगी, ठीक है। और इसमें एक पार्ट और है, 1, 2, हाँ एक पार्ट और है। चलिए ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। इसके लिए धन्यवाद। आगे आप वीडियो पढ़ते रहिए और अच्छे से इन सब चीज़ों को दोहराते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसका रिवीजन बार बार करिए।